जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। लोकसभा चुनाव में अब महज 4 या 5 महीने का ही वक्त बचा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आने वाले चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और मुद्दे भी लगभग तय हो चुके हैं कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर किसे घेरने वाली है। अगर 2019 के चुनाव को याद करें तो बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीती थी और उसकी जीत के पीछे एक कारण माना गया था पुलवामा कांड को। वो पुलवामा कांड जिसमें कि हमारी अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे एक आतंकी हमले में। उसके बाद भारत की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया था पाक अधिकृत कश्मीर में और देश में जो उस वक्त भावना उमड़ी थी, देशभक्ति की भावना, हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान की जो भावना, उसका बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया, उसको भरपूर तरीके से भुनाया और नतीजा यह हुआ कि साल 2014 में बीजेपी को जितनी सीटें लोकसभा में मिली थी उससे ज्यादा सीटें उसने हासिल की साल 2019 में। बावजूद इसके कि 2014 जो पहला कार्यकाल था मोदी का, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिसने पूरे देशवासियों को तकलीफ में डाला था। तमाम देशवासियों को अपना नोट बदलवाने के लिए नोटबंदी की वजह से बैंकों के बाहर घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था और उसी के तुरंत बाद जीएसटी जैसे फैसले पर अमल किया गया जिससे कि व्यापारी कारोबारी और ज्यादा परेशान हो गए। खैर, इन सब पर उस वक्त पानी फिर गया जब पुलवामा कांड हुआ और वापस से एक बार बीजेपी के प्रति या फिर यह कहें कि मोदी के प्रति एक लहर पैदा हो गई। अब अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा पत्ता है राम मंदिर का। अब से 32 साल पहले अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उसके विध्वंस के बाद उसी जगह पर अब भव्य राम मंदिर बन चुका है जहां पर रामलला को स्थापित किया जाएगा और एक तरह से यह देश भर के हिंदुओं को अपील करेगा और बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह से जनता के बीच जाने वाली है कि देखिए किस तरह से टेंट में रह रहे भगवान राम को हमने इस भव्य मंदिर में बिठाया है। यह हमारा ही शुरू किया गया आंदोलन था जिसकी वजह से आज अयोध्या में यह दिन देखने मिल रहा है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ केंद्रीय स्तर के अलावा जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर भी कई तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। कई लोक लुभावन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इससे अपवाद नहीं है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है। शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ बीजेपी यहां सत्ता में भागीदार है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करें तो इस वक्त मुंबई में देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल बनकर तैयार है। यह पुल 22 किलोमीटर लंबा है। इसकी शुरुआत होती है दक्षिण मुंबई के शिवड़ी इलाके से और जो कनेक्ट करेगा नवी मुंबई के नावा शेवा और उरण इलाके को। इससे इस पुल के बन जाने से, इस पुल के खुल जाने से मुंबई से पुणे के बीच की दूरी 1.5 से 2 घंटे कम हो जाएगी। मुंबई से गोवा के बीच की दूरी 1.5 से 2 घंटे कम हो जाएगी। मुंबई से अलीबाग की दूरी घंटे भर तक कम हो जाएगी। तो लोगों का काफी वक्त बचाने वाला होगा ये पुल और इसके ऊपर से जो सैर का मजा होगा वो अलग होगा। लेकिन अभी इंतजार है प्रधानमंत्री से तारीख मिलने का कि प्रधानमंत्री कब यहां पर फोटो खिंचाने आते हैं और इस पुल की शुरुआत होती है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी में यह समय मिल पाएगा क्योंकि दिसंबर में वैसे भी महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र है तो उस दौरान शायद ये ना हो। हालांकि पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है जैसा कि हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जनवरी में बतौर नए साल की सौगात के तौर पर बीजेपी सरकार इसे जनता के बीच पेश कर सकती है। लेकिन यहां पर एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं यह पुल सफेद हाथी न साबित हो जाए और यह आशंका इसलिए है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने कि इस पुल के इस्तेमाल करने वालों से एक ओर के लिए, एक साइड के लिए 500 रुपए तक का टोल वसूला जाए। तो जाहिर है जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं क्या इतने महंगे टोल देकर, इतना महंगा टोल देकर वो इस पुल का इस्तेमाल करेंगे?
मान लीजिए कि अगर किसी को मुंबई से पुणे जाना है तो पहले इस पुल का 22 किलोमीटर का इस्तेमाल करने के लिए उसे 500 रुपए देने होंगे। फिर उसके बाद उरण से बाहर निकलने के बाद वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को अगर टच करेगा तो एक्सप्रेस हाईवे का अपना 320 रुपए का टोल है। यानी कि मुंबई से पुणे के बीच जो कुल सफर का डिस्टेंस होता है करीब 170-72 किलोमीटर का, उसके लिए एक शख्स को 820 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं अगर 500 रुपए का टोल हुआ तो। क्या कोई ऐसा करेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आने जाने के लिए वही दुगना अमाउंट खर्च करना होगा। लेकिन यहां पर यह भी खबर आ रही है कि सरकार हो सकता है कि सब्सिडाइज कर दे, जो टोल की रकम है वो इतनी ज्यादा ना रखे। शुरुआती तौर पर हो सकता है कि सब्सिडाइज कर दे और टोल की रकम 200 रुपए से 300 रुपए के बीच भी हो सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि कई लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर रकम ज्यादा होगी तो फिर इसे लोग इक्का दुक्का बार जो है बतौर जॉय राइड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वाकई में आवाजाही के लिए इसका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि अनुमान लगाया गया था। और वैसी स्थिति में फिर ये सिर्फ ये पुल एक दिखावटी वस्तु बनकर रह जाएगा, एक शोपीस बनकर रह जाएगा, या फिर कड़े शब्दों में कहें तो एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा। मुंबई के पास इससे पहले भी एक सफेद हाथी आ चुका है, जो है मुंबई मोनोरेल। देश की एकमात्र मोनोरेल सेवा इस वक्त मुंबई में चल रही है और वो घाटे में चल रही है। लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। चेंबूर से लेकर के दक्षिण मुंबई के बाइकला इलाके तक ये 19 किलोमीटर लंबा फासला ये मोनोरेल तय करती है। लेकिन इसके प्लानिंग में काफी कुछ गड़बड़ी हुई। इसके जो स्टेशन हैं वो आबादी से दूर बनाए गए। कई स्टेशन ऐसे हैं जो कि रेसिडेंशियल कॉलोनी से दूर हैं, जहां तक उनकी कनेक्टिविटी नहीं है सीधे तौर पर, तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी बारंबारता वो कम है। एक मोनोरेल जाती है तो अगली मोनोरेल करीब 25, 30, 35 मिनट बाद आती है। तो ये लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेनों की जैसी एफिशिएंट नहीं हो पाई है कि लोग इन पर निर्भर हो सकें। तो ये एक समस्या है। तीसरी समस्या इनकी सुरक्षा को लेकर भी रही है। कुछ एक ऐसे हादसे हो चुके हैं जो कि सवाल खड़ा करते हैं कि मोनोरेल से सफर करना कितना सुरक्षित है। तो पहले से ही एक सफेद हाथी मुंबई वालों के पास में मौजूद है और ऐसे में अगर ये समुद्री पुल, ये ट्रांस हार्बर लिंक अगर शुरू हो जाता है और उसका टोल अगर 500 रुपए रख दिया जाता है तो फिर ये दूसरा सफेद हाथी होगा मुंबई शहर के पास। एक डर यह भी जताया जा रहा है कि अगर इस पुल की शुरुआत हो गई तो दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक की अथाह समस्या होने वाली है, क्योंकि जो नवी मुंबई की ओर से जो ट्रैफिक आएगा, सीढ़ी से उतरेगा, वो दक्षिण मुंबई से ही डिस्पर्स होने वाला है अलग अलग जगहों के लिए। और ऐसे में दक्षिण मुंबई, जहां पर कि पहले से ही काफी कंजेशन है, पहले ही काफी ट्रैफिक जैम की समस्या है, वहां पर यह समस्या और विकराल रूप ले लेगी। इस पुल की वजह से जले पर नमक छिड़कने का काम होगा। तो खैर, हमारी नजर बनी रहेगी कि सरकार आखिर इस मामले में क्या फैसला लेती है, कितना टोल तय होता है और प्रधानमंत्री कब वक्त देते हैं यहां पहुंचने का और कब जनता के लिए यह ट्रांस हार्बर लिंक खोला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय जरूर रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।